तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, एक डिवाइस है। इससे हम लोग को क्या ऑब्टेन होता है भाई, इससे हम लोग को जो भी हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं उसका ये क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ईसीजी डिवाइस क्या देता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। किसका, जो भी हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है ईसीजी डिवाइस, ईसीजी मशीन, या बोल सकते हो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाम पे मत जाना, ग्राफ मतलब ग्राफ नहीं है, ग्राफ मतलब एक डिवाइस है जिससे हम लोग को क्या ऑब्टेन होता है भैया, ये डिवाइस जो ऑब्टेन होता है हम लोग को ग्राफ, समझे ना। तो ये डिवाइस है जिससे हम लोग को ग्राफ ऑब्टेन होता है। क्लियर है। तो इसमें क्या करते हैं समझो, कभी ना कभी आपने ईसीजी मशीन देखा होगा, ठीक है, आपने कभी ना कभी देखो ऐसी होता है। तो ईसीजी मशीन ऐसी होता है, ठीक है। इसमें ईसीजी मशीन आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या मूवी में, आपने बिल्कुल इसे ऐसी, ठीक है। तो ये आपका ईसीजी मशीन होता है। ईसीजी मशीन, इसको समझो, ठीक है। अगर हम लोग को स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करना है, ठीक, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड, क्यों कौन सा भाई, देखो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड ईसीजी, आप देखो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए, ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, पर्सन के जो भी पर्सन की ईसीजी हम लोग को स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए, उसमें क्या करते हैं, उस पर्सन के दोनों रिस्ट में क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रोड लगाते हैं एंड लेफ्ट एंकल, दोनों रिस्ट, ठीक है, बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। समझ आया आपको, ठीक है। 3 लीड इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या करते हैं भाई, इसमें यूज करते हैं, इसमें 3 लीड्स यूज किया जाता है, ठीक है, 3 लीड्स यूज किया जाता है। समझ आया आपको। तो स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग 3 लीड्स का यूज करते हैं, 3 लीड्स का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। ये 3 लीड्स आपको समझना है कि 2 लीड को किस में लगाया जाता है भाई, बोथ रिस्ट में, ठीक है, समझे। 2 लीड को किस में लगाया जाता है, ठीक है, 2 लीड जो है इसको लगाया जाता है किसमें, बोथ, ठीक है, बोथ रिस्ट में लगाया जाता है। समझ आपको। तो 3 लीड्स में तो टोटल 2 लीड को समझो कि बोथ रिस्ट, ठीक है, दोनों रिस्ट में लगाया जाता है। क्लियर है। और एक लीड को किस में लगाया जाता है, एक लीड को लगाया जाता है किसमें, ठीक है, एक लीड को लगाया जाता है किसमें, लेफ्ट एंकल में, ठीक है, लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है। समझ है आपको। तो एक लीड को लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि स्टैंडर्ड ईसीजी, हम लोग को अगर स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करना है भाई, स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 3 लीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए इसमें 3 लीड्स का यूज किया जाता है। 2 लीड को दोनों रिस्ट में लगाया जाता है, ठीक है, 2 लीड, एक लीड यहाँ लगेगा, एक लीड यहाँ, लीड मतलब इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एंड एक लीड को लगाया जाता है कहाँ पर, लेफ्ट एंकल में, जिससे हम लोग को क्या ऑब्टेन होता है, इससे हम लोग को स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन होता है। समझ है आपको। और जो ग्राफ, जो इससे हम लोग को ग्राफ मिलता है, जो इससे हम लोग को ये मशीन से ईसीजी से जो ग्राफ मिलता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफ मिला है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ मिला है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये ग्राफ को क्या बोलते हैं आप समझो, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इस ग्राफ को बोलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ है आपको। तो ये ग्राफ को क्या बोलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आप समझना कि जो इससे हम लोग को जो ग्राफ ऑब्टेन होता है, समझो ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो हम लोग को इससे ग्राफ ऑब्टेन होता है, जो ग्राफ मिलता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो आखिर में क्या, इसका हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिर में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक, समझेंगे हम लोग। लेकिन फर्स्ट आपको समझना है कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, क्योंकि मैं बार बार अभी यूज करूंगा जब आगे देखेंगे ग्राफ, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वर्ड को काफी यूज करेंगे। तो आप समझ लो कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, देखो डीपोलराइजेशन मतलब क्या समझते हो भाई, डीपोलराइज्ड होना, ठीक है। डीपोलराइजेशन, आप देखो कि डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं। ये देखो अभी, ये देखो ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन अभी देखो, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो अभी देखो, ये मेम्ब्रेन अभी क्या है भाई, ये मेम्ब्रेन अभी जो है पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। आप देखो कि जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन अभी पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो मेम्ब्रेन है रेस्टिंग स्टेज में, देखो ये मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, ठीक है। ये कौन सा स्टेज में, ये स्टेज में है पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। कौन सा स्टेज में है ये मेम्ब्रेन, आप देखो अभी ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक। ये मेम्ब्रेन अभी कौन सा स्टेज में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। लेकिन आप देखो जब, ठीक है, डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, देखो डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, जब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। समझो आप कि जब नेगेटिव चार्ज, आपको समझना है कि जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन। इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। समझ है आपको। तो आखिर में डीपोलराइजेशन क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम, आप समझना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, ठीक है। जब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, ठीक है, जब इस मेम्ब्रेन में आप समझो कि जब इस मेम्ब्रेन में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है, जब इस मेम्ब्रेन में, जब इस मेम्ब्रेन के अंदर आप समझना है आपको कि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज, पहले अंदर क्या था भाई, पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, उसके बाद जब इसके अंदर सोडियम आयन एंटर कर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। पहले मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही सोडियम आयन इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, एंटर किया, ये समझ आप, इस मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही सोडियम आयन एंटर किया, इस मसल्स के अंदर जब सोडियम आयन एंटर किया तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी स्टेज को बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होना, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होना, ठीक है, समझे। इसी को क्या बोलते हैं भाई, डीपोलराइजेशन। इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन का मतलब आपको समझना है कि डीपोलराइजेशन, जब भी आप टर्म यूज करूंगा मैं डीपोलराइजेशन, तो आप समझ जाना कि डीपोलराइजेशन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन को, सी, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, आप समझ जाना कि डीपोलराइजेशन ये कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आखिर में डीपोलराइजेशन किसे रिप्रेजेंट करता है भाई, डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ये कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन जो कि कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपने समझ लिया कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन क्या है भाई, जब इस मेम्ब्रेन से आपको समझना, जब ये मेम्ब्रेन है देखो, ठीक है, जब वापिस से पॉजिटिव से देखो, पॉजिटिव से जब वापिस से आप देखो पॉजिटिव चार्ज से वापिस से क्या होता है, जब इसमें, जब पॉजिटिव चार्ज से वापिस से नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज, पहले अंदर देखो, पहले क्या था, नेगेटिव अंदर, बाहर पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। बाद में क्या हो गया, जैसे ही सोडियम आयन आया, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स से क्या हो गया भाई, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स से अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब इस मेम्ब्रेन से वापस से आप समझो, जब इससे क्या होता है, जब
इस मेम्ब्रेन से जब पोटेशियम आयन इस मेम्ब्रेन से बाहर जाता है, जब इस मेम्ब्रेन से आपको समझना है कि पोटेशियम आयन इस मेम्ब्रेन से जब बाहर जाता है, ठीक है, पोटेशियम आयन जब इस मेम्ब्रेन से बाहर जाता है तो यह आपका क्या हो जाता है भाई, ये हम लोग का हो जाता है वापिस से ये हो जाता है रीपोलराइज। जब समझे, वापिस से अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया भाई, जब पोटेशियम आयन इस मेम्ब्रेन से बाहर गया, जब पोटेशियम आयन इस मेम्ब्रेन से बाहर गया तो वापिस से आप देख सकते हो कि अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो वापिस से जब ये नेगेटिव चार्ज आया, इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रीपोलराइजेशन, ठीक है। वापिस से पोलराइज्ड स्टेट में आना, इसी को क्या बोलेंगे भाई, पहले क्या था पोलराइज, फिर डीपोलराइज हुआ, वापिस से जब पोलराइज होता है, वापिस से जब ये अपने पुराने स्टेज में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइज्ड। इसे बोला जाता है रीपोलराइज्ड, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन, आप रीपोलराइज्ड या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे हम लोग रीपोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, इसे रीपोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 18 टर्म को आप अच्छे समझो कि डीपोलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आखिर में ये पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट। इसके बाद डीपोलराइजेशन क्या होता है, जब अंदर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डीपोलराइजेशन जब वापिस से आप देखो, वापिस से जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होते, वापिस से पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रीपोलराइजेशन का मतलब है क्या, रीपोलराइजेशन का मतलब है क्या, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन का मतलब आर फॉर रीपोलराइजेशन एंड आर फॉर रिलैक्सेशन, समझे। आर फॉर रीपोलराइजेशन एंड आर फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आर फॉर रीपोलराइजेशन एंड आर फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है, समझ है आपको। तो पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। अब मैं आपको ईसीजी का जो स्टैंडर्ड ईसीजी का ग्राफ है, इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में ईसीजी से क्या ऑब्टेन होता है भैया, इससे ऑब्टेन होता है हम लोग को जो हार्ट में क्या होता है भाई, हार्ट में आपको पता है कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसका ये क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, देता है, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ को देखना सीखेंगे कि आखिर में ग्राफ जो बनता है ईसीजी में, ठीक है, जो ग्राफ हम लोग को बनता है किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ईसीजी में जो ग्राफ बनता है ना, ये आखिर में क्या हम लोग को, ठीक है, बताता है क्या, ठीक है, क्या इसका मतलब है ग्राफ का, इसको आप देखेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से इस लेक्चर को समझना और देखना भी, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होना भाई। पता चल रहा है कि व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है, ठीक है, आप मैसेज में लग गए, आप कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा फिर, ठीक है। तो ईसीजी देखो, सबसे पहले आप समझें कि इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे, ठीक है। एक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इसको ध्यान से आप समझना कि ये ग्राफ हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है, समझो, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग का क्या ऑब्टेन करता है आप समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत ज्यादा ये ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप समझना, ठीक है, ये अच्छे से इस ग्राफ को आप समझ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये आपका स्टैंडर्ड ईसीजी है, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे, ये जो आपका स्टैंडर्ड ईसीजी जो आप लोग का ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब आखिर में ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आखिर में जो आपका ये देखो, ये आपका जो पोर्शन आपको, ठीक, एलिवेटेड पोर्शन है, ठीक है, जो आपका ये क्या है भाई, ये है पी वेव, ये जो है ये इसे बोलता है पी वेव, ठीक है, ये है पी वेव, ठीक है, ये है क्या, ये है पी वेव, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है पी वेव, ये है पी वेव। तो आखिर में पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो आखिर में सबसे पहले समझो ये क्या है, पी वेव। हर चीज को समझेंगे, हर चीज को वन बाय वन। तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। समझ है आपको। तो पी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब एट्रिया के डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, ठीक है। तो पी वेव मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्लियर है, समझ है आपको। तो डीपोलराइजेशन किसको लीड करता है, जब डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो किसको लीड करता है भाई, लीड टू, ये किसको लीड करता है, समझो, ये लीड करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, समझे, ये लीड करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, समझे ना। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया किसको लीड करता है भाई, लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये किसको लीड करता है, ये लीड करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, समझे ना। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये किसको लीड करता है भाई, ये लीड करता है किसको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब एट्रियम में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एट्रियम में क्या होंगे, दोनों एट्रियम एक साथ क्या करते हैं भाई, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। दोनों एट्रियम एक साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ है आपको। तो पी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन को, ठीक है। किसका डीपोलराइजेशन भाई, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। क्वेश्चन यहीं से आता है कि पी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब ये किसको लीड करता है, ये लीड करता है किसको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। किसको लीड करता है भाई, ये लीड करता है किसको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को ये लीड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको समझना है, नेक्स्ट क्या समझेंगे हम लोग। अब पी वेव आपने समझ लिया, यहां पर आपका क्यू वेव होता है, क्यू वेव, पी वेव आपने समझ लिया, क्यू वेव, क्यू आर एस, या पर आर वेव एंड ये एस वेव, क्यू आर एस। तो आखिर में ये क्यू आर एस किसे रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। मतलब इसका मतलब क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस में इस किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, ठीक है। आप समझो कि ये जो क्यू आर एस है ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है भैया, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है। तो आखिर में ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, समझ है आपको। तो वेंट्रिकल में जो डीपोलराइजेशन होता है उसका ये इसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये किस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन किसका भाई, वेंट्रिकल का, ठीक है। इसका मतलब है जैसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा एक किसको लीड करेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आने के बाद क्या होगा भैया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आने के बाद इसका मतलब है कि अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझे ना, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, ये रिप्रेजेंट करता है लीड टू। आखिर में किसको लीड करता है, ये लीड करता है किसको,
लीड टू वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। किसको लीड करता है भाई, ये लीड करता है किसको, वेंट्रिकल सिस्टोल को, ठीक है। ये वेंट्रिकल सिस्टोल को लीड करता है। सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, सिस्टोल, इसको आप लिख लो सिस्टोल, ठीक है। क्लियर है। तो सिस्टोल का मीनिंग क्या होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को एंड डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, रिलैक्सेशन को, ठीक है। सो सिस्टोल किसे रिप्रेजेंट करता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पी वेव के बाद आप देख गए कि क्यू आर एस, ठीक है। पहले आया हम लोग का सबसे फर्स्ट पी वेव आया। पी वेव आने के बाद क्या आया भाई, पी वेव आने के बाद हम लोग का क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, ठीक है। पी वेव मतलब एट्रियल से सबसे पहले एट्रिया जो कि डीपोलराइज हुआ, एट्रियम में डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल में उसके बाद डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। किसको लीड करेगा भाई, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लीड करेगा। ये किसको लीड करेगा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लीड करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद हम लोग को ऑब्टेन होता है टी वेव, ठीक। यहां पर हम लोग को ऑब्टेन होता है क्या, टी वेव। तो आखिर टी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, टी वेव रिप्रेजेंट करता है क्या, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, समझना आप कि टी वेव ये रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है। एक इसको रिप्रेजेंट करता है भाई, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है। सो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टी वेव रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को, क्लियर है। टी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है भाई, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को, ठीक है। तो वेंट्रिकल में जो रिपोलराइजेशन होता है, समझ आया, उसको ये टी वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो टी वेव का मतलब है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो आखिर में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल समझ आ रहा है आपको। सो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को ये टी वेव क्या करता है भाई, बताता है, ठीक है, समझे, रिप्रेजेंट करता है। और एंड ऑफ ये हम लोग का क्या है, देखो ये टी वेव है, ठीक है। और एंड ऑफ ये आपका क्या भाई, ये है एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव। तो आखिर में एंड ऑफ टी वेव, ठीक है, टी वेव का एंड, ये हम लोग को क्या बताता है, एंड ऑफ टी वेव हम लोग को क्या बताता है, समझो, एंड ऑफ टी वेव हम लोग को बताता है क्या, एंड ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, समझे, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, समझ है आपको। सो एंड ऑफ टी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है भाई, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल को, ठीक है, एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल को, ठीक है। तो एंड ऑफ टी वेव आप समझो कि एंड ऑफ टी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ टी वेव ये रिप्रेजेंट करता है किसे भाई, वेंट्रिकल सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एंड ऑफ टी वेव किसे रिप्रेजेंट करता है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ आया आपको। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल सिस्टोल को, एंड ऑफ टी वेव ये भी और क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो कि, ठीक है, स्टार्ट ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। तो एंड ऑफ टी वेव दो चीजें रिप्रेजेंट करता है भाई, एक रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है।
तो दो चीज, ये जो हम लोग का टी वेव है ना, जब एंड ऑफ टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, एंड ऑफ टी वेव ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आप समझना कि एंड ऑफ टी वेव ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से दो चीज भाई, एक आपका ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, एक रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, और दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल एंड एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड हो गया भाई, अब वेंट्रिकल डायस्टोल जो है ये स्टार्ट हो गया। समझ आया? तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पीवाईक्यू देखा है भाई, ठीक है, जितना मैंने पीवाईक्यू किया है और जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, इससे ज़्यादा, इससे मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आता है जितना एनालाइज किया हूं मैं। अगर एक का तुक्का है वो तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपसे यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपसे यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर आपको नॉलेज ही जानना है, ठीक, नॉलेज गेन करना है तो प्लीज गो, आप पढ़ सकते हो, मेरा कोई उसमें नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में तो यहीं से आएगा, चाहे कहीं से पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम में तो यहीं से आना है, ठीक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है और यहीं से आता है, ऐसा नहीं कि ठीक है नहीं आता भाई। पीवाईक्यू देखो, सॉल्व करो, यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये सिंपल समझो कि एक्चुअल में कि ईसीजी हम लोग को क्या देता है भाई, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। पी वेव का मतलब क्या होता है भैया, पी वेव ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। ठीक है, इसका मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्लियर है? किसको लीड करता है, ये लीड करता है किसको, ये लीड करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, समझे, ये किसको लीड करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। क्लियर? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आखिर में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब पी वेव, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल किसको लीड करता है भाई, वेंट्रिकल सिस्टोल को। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। ठीक है, टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, टी वेव हम लोग का रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। ठीक है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है टी वेव। मतलब अब वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए। ठीक, अब क्या होंगे भाई, वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए। एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ टी वेव क्या बताता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड हो गया, और अब क्या स्टार्ट हो गया भैया, अब स्टार्ट हो गया वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, हम लोग ने कंप्लीट ईसीजी को समझ लिया। और आप क्या कर सकते हो, आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके आप क्या कर सकते हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके आप क्या कर सकते हो, हार्ट बीट रेट को, हार्ट बीट रेट पता कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं भाई, जिससे आप हार्ट बीट रेट पता कर सकते हो। ठीक है, तो कितने आप देखो, टी वेव पी वेव तो आप देखना आपका मुश्किल है, लेकिन आपका सबसे बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके कितने 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसका मतलब है उतना ही हार्ट बीट है पर्सन का 1 मिनट का। ठीक है, समझ है आपको? तो ये हम लोग का था इस लेक्चर में कंप्लीट, हम लोग ने डिस्कस किया ईसीजी को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।